नमस्कार सभी को। पेपर 1 हम पढ़ रहे थे काय चिकित्सा का, जिसमें हमने टॉपिक नंबर 1 काय चिकित्सा के बारे में निरुक्ति, परिभाषा, पर्याय, भेद ये सब देख लिए थे। टॉपिक 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया है, एथिक्स इन प्रैक्टिस ऑफ काय चिकित्सा। अब जो टॉपिक 3 है इस पेपर में, वो क्या है? ज्वर के बारे में है, ठीक है? जिसमें कि हमें क्या-क्या पढ़ना है? संप्राप्ति विघटन, चिकित्सा सूत्र, चिकित्सा व्यवस्था पत्र, औषध योग, पथ्य-अपथ्य ऑफ ज्वर, ठीक है? ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है और जिसमें हम नव ज्वर की चिकित्सा सीखेंगे, जीर्ण ज्वर की चिकित्सा, निज और सन्निपातक ज्वर चिकित्सा, आगंतुक ज्वर चिकित्सा, धातुगत ज्वर चिकित्सा, विषम ज्वर चिकित्सा और पुनरावर्तक ज्वर। ये मोटा-मोटा सारा जो है इस टॉपिक के अंदर कवर करना पड़ेगा। अब इसके लिए जो असाइन्ड लेक्चर आवर्स है, वो हमारे पास में है 11 और लगभग कितना वेटेज रखता है ये टॉपिक? 22 मार्क्स का। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं, ज्वर की चिकित्सा अगर हम सीख लेते हैं, तो मैक्सिमम जो व्याधियाँ हैं, उनकी चिकित्सा आप करने में बहुत अच्छे से मतलब क्या रहेंगे? कैपेबल रहेंगे। तो इतना इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है, ठीक है? तो आज हम शुरू करेंगे, मतलब सीधा चिकित्सा हम शुरू नहीं करेंगे। पहले जो हमारा रोग निदान तक का जो पोर्शन है, उसको एक बार देखना बहुत इम्पोर्टेंट है इसके लिए, है ना? तो हम ज्वर के बेसिक जो चीज़ें हैं, वहाँ से शुरू करते हैं इसको। तो शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास को। ज्वर रोग। पहले हम देखते हैं व्याधि परिचय। क्या होता है ज्वर? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोग है ये ना, बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए व्याधि का एक पर्याय भी ज्वर को बोला गया है। बहुत सारी जो व्याधियाँ हैं, उनके पर्याय हमको ध्यान रखने होते हैं। तो व्याधि का ही पर्याय ज्वर है ना, और व्याधि क्या होती है? जो शरीर में दुःख लेके आती है ना, दुःखम ददाति इति व्याधि, ऐसे करके एक छोटा-सा कोटेशन हम पढ़ते हैं, रोग निदान पढ़ते हैं उस समय, है ना? तो काफ़ी महत्वपूर्ण व्याधि है, इसलिए आचार्य ने जब रसायन और वाजीकरण चैप्टर लिख दिया, उसके बाद में फर्स्ट जो डिज़ीज़ लिखी है, वो क्या लिखी है? ज्वर रोग, है ना? जो हमारा चिकित्सा स्थान है, चरक चिकित्सा स्थान की हम बात कर लें या फिर हम पूर्वार्ध की बात कर लें, तो एक निश्चित क्रम में वहाँ पे व्याधियाँ लिखी है ना? जैसे दीर्घनजीविती अध्याय लिखा और मतलब सूत्र स्थान की हम बात करें, तो वैसे ही व्याधियों में जो है, ज्वर सबसे पहले है ना, कि आयुर्वेद का प्रथम प्रयोजन रसायन और वाजीकरण के द्वारा पूरा हो रहा है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम। अब द्वितीय प्रयोजन की बात जब कर रहे हैं आत्रे, तो ज्वर रोग से शुरू कर रहे हैं। तो इसी से आपको समझ में आना चाहिए कि ये व्याधि है कितनी इम्पोर्टेंट, ठीक है? तो व्याधि का परिचय थोड़ा-सा देख लेते हैं हम। महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि जन्म के आदि से लेके और मृत्यु तक कभी ना कभी ज्वर अवश्य ही उत्पन्न होता है। सब व्याधियाँ तो ऐसी नहीं हैं जो हमेशा उत्पन्न हो, लेकिन बोलते हैं कि प्रथम जो जैसे पैदा हुआ है मनुष्य, तब और मृत्यु हो रही है उसकी, है ना? जन्म के आदि और अंत में ज्वर उत्पत्ति होना मस्ट है, ठीक है? इतना इम्पोर्टेंट है, प्रभाव में भी अभी हम देखेंगे। स्वतंत्र रोग भी है और अनेक रोगों का लक्षण भी है और उपद्रव के रूप में भी ज्वर मिलता है। तो बहुत एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो है, वो कवर करता है। इसीलिए सर्वप्रथम ज्वर का वर्णन आत्रेय पुनर्वसु ने ज्वर जो है उसका उपदेश दिया, फिर अग्निवेश ने ये बनाया। प्राचीन आचार्यों ने रुद्रकोप से ज्वर की उत्पत्ति मानी है। निदान स्थान में आचार्य बताते हैं ना कि रुद्रकोप से ज्वर की उत्पत्ति है और 8 कारण उन्होंने बताए हैं, वो भी हम देखेंगे। और पाचनगत संस्थान की विकृति विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, ठीक है? रोगा सर्पे अपि जायन्ते मंदाग्नो, ये तो हम पढ़ते ही हैं। तो जो हमारा अन्नवाही स्रोतस है, उसका बहुत बड़ा रोल है इसमें, ठीक है? ज्वर का क्या प्रभाव होता है शरीर पे और मन पे? सिर्फ संताप का होना ही ज्वर नहीं है ना, इसलिए संतापो देह मानस बोला जाता है और इसीलिए मॉडर्न जो हमारा मॉडर्न एस्पेक्ट है फीवर, उससे ज्वर क्या है? डिफरेंट है ना। वहाँ पे सिर्फ आप बॉडी टेम्परेचर एक क्राइटेरिया लेके चल रहे होते हैं। हमारे आचार्य शरीर के साथ-साथ मन का जो स्पेक्ट्रम है, उसको भी जोड़ रहे हैं ना, कि सिर्फ शरीर में ज्वर उत्पत्ति नहीं हो रही है, मन में भी ज्वर की उत्पत्ति हो रही है। कैसे? संताप, दाह, दुर्बलता, अरुचि, अवसाद, ये तो शारीरिक लक्षण है। मानसिक लक्षणों में क्या आते हैं? चिड़चिड़ापन, असहिष्णुता, है ना? उद्वेग, भ्रम, मोह आदि। तो शरीर और मन दोनों पर प्रभाव डालता है ज्वर, ठीक है? इसलिए शरीर और मन दोनों पर समान रूप से प्रभाव डालने वाली ज्वर की विभिन्न अवस्थाएँ क्या करती है? शरीर को समान रूप से कष्ट प्रदान करती है ना। आधुनिक विज्ञान में इसको पायरेक्सिया और फीवर कहते हैं। तो जीवन को स्थिर रखने या नष्ट करने में समान रूप से उत्तरदायी है, ठीक है? अब देख लेते हैं हम निरुक्ति। निरुक्ति
बहुत इम्पोर्टेंट होती जा रही है अभी। अभी का जो इस साल का पेपर है, वो देखना आप राजस्थान का, वहाँ पे सॉरी जो काय चिकित्सा की उत्पत्ति है उसमें धातु पूछा है ना, कौन-सी धातु से? तो चीय धातु में जो प्रत्यय लगा के बन रहा है, इसलिए आप किसी भी चीज़ को मतलब इग्नोर नहीं कर सकते हैं ना। तो ज्वर रोग जो है, ये कैसे अच प्रत्यय लगाने से बना है ना, रोग धातु के अंदर, और इसकी निष्पत्ति ऐसे हुई है, तो थोड़ा-सा ध्यान रखना है, 1-2 बार देखेंगे तो ये याद हो जाएगा ना। तो निरुक्ति और व्युत्पत्ति पे भी ध्यान देना है, ठीक है? तो भाव प्रकाश क्या बोलते हैं इसके लिए कि सेनापति प्रज्वार नाम से पुराणों में मृत्यु का सेनापति बोला गया है इसको ना। भाव प्रकाश ऐसा बताते हैं, याद रहे तो ठीक है, इतना जरूरी नहीं है। आपको निरुक्ति ये ध्यान रखनी है, ज्वरति ज्वरणम वाह, कैसे ये प्रत्यय लगा है इसमें ना, धातु प्रत्यय सब पूछा जाता है आजकल एमसीक्यू में, तो ध्यान रख लेना है। अब देखते हैं उत्पत्ति का कारण क्या है ना, आयुर्वेद के अनुसार ही हम देख रहे हैं अभी। तो देखिए, अभी हमने देखा पाचन संस्थानगत विकृति है ना, आमाशय जो है वहां से समुद्र व्याधि है, अग्नि की दृष्टि होगी, दोषों के प्रकोप के फलस्वरूप फिर आम बनेगा, फिर ज्वर की उत्पत्ति होगी ना। अभी तो हम शॉर्ट में देख रहे हैं, संप्राप्ति हम डिटेल में पढ़ेंगे इसकी, ठीक है। आगे चलते हैं। रेफरेंस की हम बात करें तो मतलब ऐसा है कि थोड़ा सा हमें रेफरेंस इसलिए भी पता होना चाहिए कि आपको कोई भी चीज़ देखनी है तो फिर पन्ने पलटने नहीं पड़ेंगे, फटाफट से आप एग्जैक्ट उसी जगह पहुंच जाएंगे ना। तो सबसे पहले चरक संहिता में निदान स्थान चैप्टर नंबर 1, फिर चिकित्सा में अध्याय 3, सुश्रुत में उत्तर तंत्र में 39 चैप्टर, अष्टांग हृदय में निदान स्थान में चैप्टर नंबर 2, और अष्टांग हृदय में चिकित्सा स्थान में 1, निदान माधव निदान में अध्याय 2 है प्रथम खंड का, और भाव प्रकाश में। ये कुछ रेफरेंस है, वो 1-2 बार पढ़ने पे याद हो जाएंगे। अब देखते हैं उत्पत्ति को ना, ज्वर की उत्पत्ति बहुत इंटरेस्टिंग है ये, कि ज्वर उत्पत्ति कैसे हुई थी है ना। तो आचार्य बोलते हैं कि निदान स्थान में पहले ही बता चुका हूँ ना कि ज्वर की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो त्रेता युग में उत्पत्ति मानी गई है, ध्यान रख सकते हैं, कभी एमसीक्यू में बना सकते हैं, कोई भरोसा नहीं है, आजकल कुछ भी बना देते हैं क्वेश्चन, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो भी ध्यान रखनी है हमें। तो क्या हुआ था कि काफी इंटरेस्टिंग है ये ना, जनपदों ध्वंस जो अध्याय है वहां पे भी ये लिखा हुआ है कि सतयुग जब खत्म हो रहा था, तब अति भोजन से प्राणियों में शरीर में आलस्य, संचय, परिग्रह की वृद्धि से लोभ उत्पन्न होता है, ठीक है। आलस्य, लोभ, लोभ से क्या हुआ, अत्यधिक संग्रह करने की प्रवृत्ति बढ़ गई, ठीक है ना। लालच आता है तो यही। अब परिग्रह से दिक्कत क्या होगी, अब वो क्या रहेगा कि आलस्य रहेगा उसमें ना बहुत ज्यादा, और फिर वो अपने जो भी फिजिकल एक्टिविटी है वो करने में कैपेबल कम हो जाएगा। इससे फिर और सारे जो चीजें हैं, काम क्रोध लोभ आदि बढ़ जाएंगे, आहार विहार मलिन हो जाएगा उसका। उस वजह से क्या होगा, दोष की विकृति होगी, ठीक है। तो शारीरिक और मानसिक दोनों दोष समझना है इसमें ना। फिर अग्नि दूषित होगी, वही आम उत्पत्ति होके आमाशय समुद्र व्याधि जो है, ज्वर आदि रोग, फिर तो बहुत सारे रोग उत्पन्न हो ही जाएंगे मंदाग्नि की वजह से ना। तो ये ध्यान रख लेना है। अभी हम आगे पढ़ेंगे इसकी जो प्रवृत्ति है ना, उसके संदर्भ में भी, कि परिग्रह बहुत इंपॉर्टेंट है वहां पे ना, अभी देखने वाले हैं हम लोग। तो कैसे उत्पन्न हुआ था ये जो हमारे युग है त्रेता युग में, उसका थोड़ा सा रेफरेंस ध्यान रख लेना है ना। अब देखिए, वेदों के अंदर क्या बोला गया है इसके लिए, ज्वर का उत्पादक कारण अग्नि और वायु की विकृति है ना। आचार्य माधव जो है वो दक्ष के अपमान से क्रुद्ध होकर रुद्र के निश्वास से उत्पत्ति बताते हैं ना। ये जो कहानी है वो आप पढ़ सकते हैं, चैप्टर नंबर 3 जो है ज्वर चिकित्सा, वहाँ पे ना। उस पे हम नहीं जाएंगे कहानी पे, इंटरेस्टिंग बहुत सारी कहानियां हैं आयुर्वेद में। आचार्य गणनाथ सेन, इन्होंने भी ऐसा ही माना है, विवाद प्रकोप हुआ और पित्त का प्रकोप, जो मतलब इसमें जो सिग्निफिकेंट चीज ये है कि जो शिव जी को जो क्रोध आ रहा है, उससे आपको पित्त समझना है ना, पित्त का प्रकोप जो हुआ है वो। और जो अग्नि की दृष्टि है वो पित्त की वजह से हो रही है ज्वर में, इसलिए। अब इम्पोर्टेंट चीज है बहुत ज्यादा, क्या, पर्याय, ठीक है। तो ये वाला श्लोक आप याद कर लेना, ज्वरो विकारो रोगश्च व्याधि आतंक एवच एकातो नाम पर्याय विविधेर अभिधीयते, है ना। रेफरेंस याद रहता है तो अच्छी बात है, हो जाएगा याद। चिकित्सा स्थान मतलब श्लोक नंबर याद नहीं रहे तो कोई बात नहीं है, किस चैप्टर का है ये याद रहना जरूरी है ना। तो व्याधि, आतंक, ज्वर और विकार, ठीक है, ये पर्याय जो है वो इम्पोर्टेंट है, और ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, ठीक है। याद रखना है, वाइवा में भी पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। फिर बहुत सारे पर्याय दिए हैं ना, वो सब हमको याद करना जरूरी नहीं है। हमारे अभी बीएमएस के लेवल पे ये श्लोक याद होना आपको जरूरी है। श्लोक याद नहीं रहे तो हिंदी में भी याद कर सकते हैं, लेकिन श्लोक याद करने के अपने अलग बेनिफिट है ना, जिससे आप नकार नहीं सकते हैं। वेदों में ज्वर के लिए बहुत सारी चीजें पर्याय यूज हुई है, उनमें से आप सिर्फ इतना ध्यान रख लीजिए कि तकमा शब्द यूज हुआ है ना, जिसका मीनिंग होता है कष्ट देने वाला, ठीक है। सारी जो व्याधियां होती है वो शरीर में क्या होती है, कष्ट ही देती है, और ज्वर सभी व्याधियों में विशेष है ना। तो विशेष कष्ट कौन देगा, ज्वर देगा।
तो ये ध्यान रखना है। अब देखते हैं प्रकृति, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, है ना। चिकित्सा की दृष्टि से हमको कॉन्सेप्ट समझने ज़रूरी होते हैं। इसीलिए हम सीधा नव ज्वर की चिकित्सा से शुरू नहीं करके बेसिक जो चीज़ें हैं उसको 2-3 लेक्चर में समझेंगे। ये जो हमारा लेक्चर है ये रोग निदान वाले स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और सब एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आपके लिए तो है ही इंपॉर्टेंट, है ना, जो फाइनल ईयर स्टूडेंट है। अब देखिए ज्वर की प्रकृति। प्रकृति का अर्थ क्या होता है? उत्पन्न करने वाला, ठीक है? शारीरिक प्रकृति होती है, उस संदर्भ में भी प्रकृति का यूज़ होता है ना। तो यहाँ पे हमको उत्पत्ति जो है, उत्पन्न होना, उससे समझना है इसका अर्थ कि ये क्या हो रहा है, प्रकृति उत्पत्ति के संदर्भ में, है ना। तो दो जो रोग है वो कैसे उत्पन्न होते हैं? दोषों की वजह से, है ना। तो समवायी कारण क्या है इसमें? ज्वर की उत्पत्ति में समवायी कारण से संदर्भ है प्रकृति का, है ना। समवायी कारण क्या है? जिसका होना मस्ट है, उसके बिना बात बनेगी नहीं, है ना। समवाय अपृथक भाव, कि आप उससे पृथक कर ही नहीं सकते। तो क्या है? शारीरिक और मानसिक दोष। जिस व्यक्ति में शारीरिक और मानसिक दोष सही होंगे, उसको ज्वर नहीं होगा, ना। इसीलिए जब चिकित्सा का ये चैप्टर शुरू किया गया था, तो वहाँ पे विज्वर संज्ञा लिखी है, किसके लिए? आत्रे पुनर्वसु के लिए, ना। तो अग्निवेश उनको इस संज्ञा से संबोधित कर रहे हैं उस चैप्टर में कि सर या फिर गुरु जी, है ना, भगवान, भगवान आप तो विज्वर हो और आप हमें ज्वर जो चैप्टर है उसके बारे में उपदेश दीजिए, ना। तो समवायी कारण क्या है? शारीरिक और मानसिक दोष, है ना। वात पित्त कफ रज और तम दोष रहित मनुष्य को ज्वर नहीं होता है, ध्यान रखना। प्रकृति, ये एक जो अर्थ हमने देखा इसका, ये समवायी कारण रूपी था ना। प्रकृति के बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं इसलिए। अब जो दूसरा अर्थ हम देख रहे हैं वो स्वभाव, है ना। प्रकृति स्वभाव हो, ये आहार विधि विशेषायतन पढ़ते हैं तब आता है ना ऐसा। एक अर्थ क्या होता है? स्वभाव भी होता है ना। तो ज्वर की स्वाभाविक प्रकृति क्या है, इस संदर्भ में देखना हमें, ना। तो देखिए, एक प्रकृति स्वरूप इसका नाम दिया गया है क्षय, है ना। देह धातु आदि का नाश होता है इसलिए। दूसरा, मन और इंद्रियों में संताप उत्पन्न होता है। ऊपर देखा ना हमने, शरीर और मन दोनों को प्रभावित करता है ज्वर, ठीक है। इसलिए इसको ज्वर बोला क्या है कि दोनों को क्या कर रहा है? प्रभावित कर रहा है, इसलिए ज्वर बोला जा रहा है, ठीक है। एक यम रूपी प्रकृति है ना, यमराज के पास में पहुंचा सकता है ज्वर। बहुत वैसे ही विशेष व्याधि है, बोला ना कि जन्म के समय भी और मृत्यु के समय भी हर मनुष्य को ज्वर जो है वो अपने उसमें लेता है ना, प्रभाव में, इसलिए। तो ये ध्यान रखेंगे, क्षय रूपी ज्वर यम रूपी, है ना, ये स्वभाव है। तो हल्के में नहीं लेना है इस व्याधि को। प्रवृत्ति इंपॉर्टेंट है फिर से। प्रवृत्ति क्या होती है? प्रवृत्ति का मतलब क्या होता है? किसी चीज में इनिशिएशन होना, ना, प्रवृत्त होना। कि जैसे आप बीएमएस करने के लिए प्रवृत्ति थी तो एडमिशन लिए, है ना। मैं इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए प्रवृत्त हुई अभी। तो जो भी इनिशिएट कर रहे हैं हम काम, उस संदर्भ में इसको समझना है, प्रवृत्ति। प्रवृत्तिस्तु परिग्रहात्, ये बड़ा श्लोक है पर हमारे काम का इतना ही है, इसलिए मैंने इतना ही इसमें मेंशन किया है। तो कैसे प्रवृत्त होता है कोई व्यक्ति ज्वर के लिए, ना, जो अभी ऊपर हमने पढ़ा था, विमान स्थान का रेफरेंस देके हम इसको देख सकते हैं कि आचार्य चरक ने जनपद उद्वंस जो अध्याय है उसमें रोगों की उत्पत्ति कैसे हुई थी, उसमें परिग्रह शब्द का व्यापक रूप से प्रयोग किया है, ठीक है ना। तो प्रथम उत्पत्ति कैसे हुई थी? रुद्रकोप से, जो शिव जी की कहानी है वो। दूसरा जो है वो, जो त्रेता युग था हमारा, उसके अंदर द्वापर के खत्म होने के, सॉरी, जो सतयुग था, से खत्म होने के बाद में लोभ, परिग्रह और ममता से, ये हम ऊपर देख चुके हैं। अत्यधिक लोभ से संचय की प्रवृत्ति हुई, फिर आलस्य आ गया ना, उससे फिर दोष प्रकोपित हो रहे हैं, ये सारे। ये देखो इस डायग्राम में, परिग्रह से लोभ, संचय, आहार विहार में असंयम। अब जब बहुत सारा इकट्ठा कर लिया है तो अब क्या करेगा? खाएगा और सोएगा, अच्छे से मजे से सो रहा है, कोई काम नहीं करना, है ना। मनुष्य कब अच्छे से काम करता है, एक्टिव रहता है? जब उसको कोई ना कोई लक्ष्य रहता है ना। और जब सब कुछ खत्म हो गया है, मान लो कि अब तो सारी चीजें मेरे पास में हो गई है अनावश्यक पैसे, जिनके मानसिक दोष सम्यक रूप से रहेंगे ना, तब तो ये सब चीज़ों पे उसका इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा ना। लेकिन इतना होने के बाद फिर वो हो गया कि सैटिस्फाई हो रहा है, तब ये ऐसे होगा ना। फिर क्या होगा? बतादि दोष प्रकोप होंगे, पित्त प्रधान त्रिदोषज व्याधि है, ये ज्वर की उत्पत्ति। तो ध्यान रखना है, प्रवृत्ति अगर पूछा जाए तो पहली बात तो भगवान शिव जी के कोप से, रुद्र कोप से, और दूसरी इंपॉर्टेंट है परिग्रह से, ये ध्यान रखना है। प्रभाव, ज्वर का प्रभाव क्या है? और इसी को सामान्य लक्षण भी बोला जाता है ना। हम दोबारा से देखेंगे इसको। तो ज्वर का प्रभाव बोलो या सामान्य लक्षण बोलो, एक ही बात है, ठीक है। तो ये श्लोक फिर से इंपॉर्टेंस रखता है।
संताप अरुचि तृष्णा च अंगमर्द हृदय व्यथा ज्वर प्रभाव जन्मादि निधने च महत्तम। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है कि जन्म के आदि और निधन दोनों में उत्पत्ति हो रही है इसकी। संताप, अरुचि, तृष्णा, अंगमर्द, हृदय व्यथा, 5 चीजें ध्यान रखनी है। संताप कौन सा? शरीर और मन दोनों का। अरुचि, ज्वर होगा तो खाना खाना किसको अच्छा लगता है? तृष्णा, आम की स्थिति है इसलिए, और हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, आम की वजह से ही। अंगमर्द है ना, हृदय में व्यथा व्यथा इसीलिए। रस प्रदूषित व्याधि है ना ज्वर, तो कहीं ना कहीं रस धातु की भी दृष्टि हो रही है। तो ये प्रभाव स्वरूप ऐसे चीजें आती है और इन्हीं को सामान्य लक्षण भी बोला जाता है। तो आज का हमारा जो चैप्टर था, इसमें हमने क्या पढ़ा, क्विक रिवीजन करते हैं। ज्वर रोग के व्याधि परिचय हमने पढ़ा, प्रभाव पढ़ लिया, शरीर पे और मन पे दोनों पे होता है। फिर निरुक्ति व्युत्पत्ति संदर्भ ग्रंथ हमने देखे। ज्वर रोग उत्पन्न कैसे हुआ था? प्रथम रुद्रकोप से, दूसरा परिग्रह से। और इसके पर्याय बहुत इंपॉर्टेंट है, ये श्लोक याद रखेंगे आप। और तकमा शब्द वेदों में प्रयोग हुआ है। बहुत सारे और भी पर्याय है, वो एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए इसमें मैंने उसको इंक्लूड नहीं किया है। प्रकृति क्या होती है? दो हमने इसके मीनिंग समझे हैं। एक तो कारण रूपी प्रकृति है ना, जो कि शारीरिक और मानसिक दोष है। और एक स्वभाव रूपी, कि क्या क्या कर सकता है ज्वर, है ना, क्षय कर सकता है, संताप उत्पन्न कर सकता है, और यम के पास भी पहुंचा सकता है। प्रवृत्ति, कैसे किसी व्यक्ति को ज्वर उत्पन्न होता है, इनिशिएट होता है ना, परिग्रह से, जो बताया। और रुद्र को प्रभाव, ये सामान्य लक्षण भी इसको बोला जाता है। तो ये था हमारा आज इंट्रोडक्टरी सेशन।